साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आज आप सभी देख रहे हैं, आज का जो विषय है वो लोन माफी को लेकर के है और क्या कर्ज माफ होगा, क्या है इसका वैकल्पिक समाधान, इसी विषय पे बातचीत करेंगे और कोशिश रहेगी आप सभी को लोन माफी की सत्यता से अवगत करा सके। क्योंकि आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर कोई ये कहें कि परेशानी है तो वह सबसे बड़ा कर्ज है, जिसके तरफ न कोई नेता ध्यान देता है, न कोई शासन ध्यान देता है, न ही कोई मंत्री ध्यान देता है। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं। जब चुनाव होता है उस टाइम सारे जितने भी नेता होते हैं, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी एक सुर में आपको ये कहते नजर आएंगे कि आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। यानी एक तरह से अगर कहें तो बरसाती डड्डू का काम करने वाले ये नेता आपसे एक बार रूबरू होकर के किसी न किसी एक प्रकार आपसे वोट की राजनीति करेंगे और जब जीत जाते हैं तो ये फिर किसी की सुनते नहीं, फिर तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको इनके दलालों को पकड़ना पड़ेगा जो इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाम पे होते हैं, और वो आपसे डील करेंगे, आपसे मिलाएंगे, लेकिन आपके काम को वरीयता नहीं देंगे। हमने अक्सर देखा है कि कुछ जगह पे लोग पैसे लेकर के भी वोट देते हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी आसानी से वो हाथ पीछे खींच लेते हैं कि हमने तो पैसे देके वोट लिए थे। तो इन सारी चीजों से आज पर्दा उठाएंगे और तब तक मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं। आप अपने नियर डियर यार मित्र प्यारे सभी को ये शेयर कर दें ताकि सभी इस बीमारी के पीछे जो लोग लुट रहे हैं वो समझ में आ जाए और उनका लुटना या उनको लूटना बंद हो सके। बड़ा दुख होता है कि जब समाज में एक कर्जदार पीड़ित व्यक्ति से कोई इस तरह से लूटपाट करता है कि भाई आपका लोन माफ करवा देंगे, आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जबकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अगर हमने कर्ज लिया है तो कर्ज तो देना ही होता है। वो अलग चीज है कि हम आप किस लेवल पे किस तरीके से उसको पे करेंगे, वो अलग चीज है। विकल्प भी है इसका, ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि हम विकल्प तक नहीं पहुंचते हैं और परेशान होकर के सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। विकल्प नहीं चुनते, सुसाइड चुन लेते हैं। तो इसी सारी चीज से आज पर्दा हटाएंगे और तब तक के लिए मैं यही चाहूंगा कि आप लोग कुछ लोगों की इसको शेयर करें, क्योंकि आज का ये जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर है और बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाऊंगा। बैंकिंग व्यवस्था से जिसके तहत हम आप सभी परेशान हैं, और जितनी भी बातें मैं बताता हूं सारी की सारी बातें आप लोगों के हित की कानून के तहत बताता हूं। मैं हवाई बातें मैं करता हूं और मैं हवाई बातों पर यकीन करता हूं। इसलिए 2 मिनट लेंगे आपसे कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर कर लें ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आप इस चीज से रूबरू हों और भविष्य अपना बचा सके और अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे इधर उधर ना खराब कर सके। यही आप सभी से गुजारिश है और उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और इस पे अपना और अपने यार मित्र प्यारों का बचाव भी करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते। थोड़ा सा लाइट आ रहा है, ये कर दें, फिर
एक मिनट का क्षमा के साथ। जी साथियों, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि मुक्ति कर्ज मुक्ति के नाम पे बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन हकीकत में कर्ज मुक्ति है क्या चीज? इसको हम कैसे समझें कि क्या वाकई में कर्ज माफ हो सकता है, या लोग कर्ज मुक्ति के नाम पे लोगों को गुमराह करके एक पैसे कमाने का साधन बना दिया? सबसे पहले तो यह समझना होगा आपको। और इस चीज के लिए आपको बताएं, हमारा देश भारत एक डोमिनो स्टेट के तहत काम करता है। और डोमिनो स्टेट पे कभी मैं आपको समझाऊंगा, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रीड किया है, कि स्वतंत्र स्टेट कंट्री और डोमिनो कंट्री में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसके टॉपिक कभी अलग रखेंगे। आज हम सिर्फ इस लोन के बेस पे बात करेंगे। और यह लाइव आकर के बोलने का मुझे इसलिए आवश्यकता पड़ी कि कुछ लोग मेरे नाम पर लोगों से, गरीब लोगों से लाखों रुपए ठगे कर्ज मुक्ति के नाम पर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मिलके फोटो वगैरह खिंचा के लाइव वीडियो में, इंटरव्यू वगैरह के टाइम पे हाईलाइट होकर के भोली भाली जनता से, गरीब आदमियों से अच्छे पैसे लूट लिए। इसलिए मैं आज इस चीज को लाइव आकर के आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम पर या मेरे संगठन के नाम पे आपको यह कहे कि मैं आपको कर्ज मुक्ति करा दूंगा, इतने पैसे दे दो, तो बिल्कुल भी एक पैसे नहीं देना। और उसकी फोटो खींच करके हमारे संगठन के नंबर पे 9468477951 पे व्हाट्सएप जरूर करें, ताकि मैं उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकूं। दूसरी चीज कि आप भी, अगर कोई काम मैं कर सकता हूं तो आप भी वो काम कर सकते हैं। अगर मैं लड़ सकता हूं बैंकों से तो आप भी लड़ सकते हैं। सैकड़ों वीडियो मैंने बना के आपके यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने बैंकों की हर एक कमजोरी को उजागर किया है और सामने रखता गया हूं। आज के समय में ज्यादातर लोग वीडियो देख करके समझ पाते हैं, तो मैंने ये भी कोशिश किया है कि छोटी सी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों के सामने रख देता हूं, ताकि आप खुद को अवेयरनेस कर सके। अब मेन मुद्दे पे आता हूं मैं, कर्ज मुक्ति, लोन माफी। तो दोस्तों, अगर एक शब्द में कहें तो कर्ज माफी का कोई कानून नहीं बना है डोमिनो की 72 कंट्रीज में। पहली चीज आप नोट कर लें, कर्ज माफी के नाम पे कोई कानून नहीं बना हुआ कि इस कानून के तहत आपका कर्ज माफ हो जाए। दूसरी चीज आपको बताता हूं, कर्ज माफ हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अब ये कर्ज, अभी आपके दिमाग में एक सवाल ये आएगा, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि कर्ज माफ का कोई कानून नहीं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि कर्ज माफ हो सकता है। दोगली बातें कैसी कर रहा हूं? तो अब आप इसको समझिए, इस प्लेटफॉर्म को आप समझिए, किस तरीके से आपको लोन की माफी मिलेगी और किस तरीके से ये लोन माफ नहीं। दोनों तरीके आपको बताता हूं। अगर आप इसको सरकारी तौर पे, दस्तावेज के तौर पे, कानून के तौर पे सोचते हो कि लोन माफ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 2 लोन माफ होते हैं।
उसमें भी एक लोन माफ होता है जिसकी अदायगी कर देती है सरकार, और एक लोन को बैंक अपने पोर्टफोलियो से निकाल के साइड में रख देता है, उसको कहते हैं राइट ऑफ। इस तरीके से होता है। अब इन दोनों के बीच में मैं जो बेसिकली मुद्दा लेके चल रहा हूं वो लेके चल रहा हूं लोन शून्य करने का। ध्यान से समझ ले, न मैं आपके लोन को माफ करवाने की बात कर रहा हूं, न लोन अदायगी की बात कर रहा हूं, और न ही लोन राइट ऑफ करने की बात कर रहा हूं। मैं इन दोनों के बीच से एक निकाला हुआ सिस्टम है जिसको कहते हैं लोन को शून्य करना। अब राइट ऑफ, माफ और शून्य, ये तीनों का डेफिनेशन आपको समझा देता हूं। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, और कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा, एग्रीकल्चर लोन, यानी किसानों का जो लोन होता है, जैसे केसीसी होता है, फसल पे लोन होता है, इस तरीके के जो लोन होते हैं, इन लोन को सरकार समय समय पे 5 साल, 7 साल, 10 साल, इसमें बाउंडेशन नहीं है कि एवरी ईयर करना है, हर साल करना है, हर 6 महीने करना, ऐसा नहीं। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसानों का लोन माफ कर देती है। और जब किसान का लोन माफ करती है सरकार, तो उसके एवज में बैंकों को सरकार बाउंड देती है, और वो बाउंड जो होता है आरबीआई से कैश मिल जाता है। यानी अगर मान लीजिए एक स्टेट का 1000 करोड़ रुपए का किसानों का लोन सरकार ने माफ किया, तो सरकार 1000 करोड़ रुपए की अदायगी बैंक को नहीं करता है। अगर 1000 करोड़ सरकार बैंक को दे देगी तो उस स्टेट का विकास कार्य रुक जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है कि एक बॉन्ड बनाती है, बॉन्ड पेपर बना करके भेज देती है, और वो बॉन्ड पेपर आरबीआई में जाएगा वित्त मंत्रालय से होते हुए, तो आरबीआई उतने ही रुपए छाप करके उस बॉन्ड के बदले में दे देगी। इस तरीके से सरकार किसानों का लोन माफ करती है। दूसरा लोन माफ करने का जो सिस्टम है सरकार का, मैंने अभी आपको बताया कि 2 लोन माफ होते हैं। दूसरा लोन जो होता है वो एमएसएमई, जिसको मीडियम लघु उद्योग के तहत जो लोन होते हैं, छोटे मोटे कारोबारियों के, उसमें क्या होता है, उसमें वही लोन आते हैं जिनकी CGTMSE, क्रेडिट गारंटी के तहत फीस भरा हो। यह भारत सरकार की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है। उस सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए उस सिस्टम का फायदा हम आप नहीं उठा पाते हैं, उस सिस्टम का फायदा बड़े उद्योगपति उठाते हैं। कैसे? मान लीजिए अंबानी जी मुंबई से कलकत्ता चले गए, या मुंबई से यूपी आ गए, यानी अदर स्टेट में कहीं भी चले गए। उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट 500, 700, 1000 करोड़ का लगाने की योजना बनाई। अब उस योजना के तहत क्या होगा, उनके पास तो मुंबई की प्रॉपर्टी है, जिस स्टेट में गए वहां उनको कोई जानता नहीं, उनकी आईडी नहीं है, उनका कुछ नहीं है, और उनको लोन भी मिलेगा, धड़ल्ले से मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, एमएसएमई मंत्रालय से संपर्क करके CGTMSE का 3% लगभग, यानी जितना लोन होता है उसका 3% कोलेटरल वैल्यू फीस जमा होती है। कुछ बैंक 3% लेते हैं, कुछ बैंक 2.25%, 3.5% लेते हैं। मतलब मैक्सिमम मैं 3% आपको बता रहा हूं। मैंने जब लोन लिया था उस टाइम पे ये 1% था, इसलिए मुझे पता है। और उसकी कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन भी आप समझिए।
मान लीजिए आपने 1,000 करोड़ का लोन लिया और उसका 3% आपने भर दिया और 1 साल के अंदर आपने 10 करोड़ भर दिया बैंक को। अब आपके पास बच गया 990 करोड़। तो आपको अगले साल उस 990 करोड़ का 3% देना है। जैसे जैसे आपका मूलधन कम होते जाएगा वैसे वैसे आपका ये जो फीस होता है परसेंटेज ये कम होते चला जाएगा। अब इसी बीच में मान लीजिए आपका यूनिट फेल हो गया, आपका कारोबार खत्म हो गया, आप दिवालिया हो गए, तब क्या होगा? तब सरकार क्या करेगी? आपके दिवालिया होते ही इनकी एक कानून है, उस कानून के तहत ये लिखा गया है कि अगर कोई फर्म कोई इंडस्ट्री फेल होती है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको पुनर्स्थापित किया जाए, यानी दोबारा से उसको चालू किया जाए। और ये बड़े उद्योगपति जो होते हैं ये बड़े शातिर दिमाग के होते हैं। ये अपना लॉस करके क्या कि उसके ऊपर कुछ 500-700 करोड़ रुपए ले लेंगे, उसको चालू कर, यानी जितना भरा है वो भी ले लेंगे। अब क्या होगा? उसके बाद इनको सरकार करेगी और ये फिर दिखा देंगे वही चीज कि हमारे साथ ऐसा हो गया। फिर सरकार जो है उस चीज को तुरंत अपने तरीके से हैंडल करेगी और जो प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनके पास पट्टे की होती है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए। उस प्रॉपर्टी को एक बार कब्जे में लेगी, मशीनरी वगैरह कह देगी बैंक को आप बेचिए, जो इसका बचता है वो पैसे सरकार दे देती है। ये सरकार के इंटरनल मामला होता है, इसमें हम आपको कुछ खास नहीं बता सकते, हालांकि जानकारी है पर वो बता नहीं सकते। और इस तरीके से वो माफ होता है। अब आते हैं तीसरे विकल्प पे। तीसरा विकल्प होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है माफ करना नहीं। राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक जो आपको लोन दिया है उस लोन को अपनी पोर्टफोलियो से निकाल देगा, यानी रजिस्टर से एंट्री उसको रिमूव कर देगा, लेकिन उस लोन को और आपको भूलेगा नहीं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने मुझे 1,000 रुपए दिया और 1,000 रुपए आप मेरे से रीपेमेंट मांगते हो, मैं आपको देता नहीं हूं, या कुछ दिन आपको मैंने 10 रुपए 20 रुपए करके दिया, हमारा आपका करार हो गया कि आप हमें 6 महीने में दे दोगे पैसे या साल में दे दोगे, हो गया। अब उस करार को मैंने तोड़ दिया और मैं पैसे आपको रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या करो? आप हमारे पीछे चक्कर पे चक्कर लगाना शुरू करोगे कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप तंग होकर के बैठ जाओगे और कहोगे कि यार मेरा पैसा वो डूब गया। अब वो पैसा आपका डूबा नहीं है, पैसा तो आप कह रहे हो डूब गया, लेकिन आप मुझे नहीं भूलोगे। आप राजू मिश्रा को याद रखोगे कि राजू मिश्रा को मैंने 1,000 रुपए दिया था और मुझे लेना है। अब कोई साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल बाद जब हमारी स्थिति सही आई और आपने देख लिया कि राजू मिश्रा पैसों में घूमना शुरू कर दिया, पैसों में अच्छा खेल रहा है, तो आप या आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बताओगे ही उसको। परिवार का व्यक्ति मतलब मैनेजर की कुर्सी की बात कर रहा हूं, मैनेजर की जगह मैनेजर दूसरा आते रहता है, इसलिए मैंने परिवार की बात की। अब मान लीजिए आपका बेटा आ जाता है कि आप मेरे बाबूजी से इतने रुपए लिए थे इस तारीख को मिश्रा जी, हमें इतना कुछ खैर ज्यादा पता नहीं है, अब तो आपकी अच्छी परमात्मा ने सुन ली है, अब आप तो हमें कुछ दे दो। अब मैं कहूं भाई मैंने कुछ तो ऐसा नहीं है यार, हमारा इतना पुराना लंबा चौड़ा हिसाब हो गया, इतना कुछ याद है नहीं, अब बताओ आप कैसे क्या करना है। तो वो कहेगा कि जो आप देना चाहो उचित समझ करके दे। सेम यही प्रोसेस होता है राइट ऑफ का। राइट ऑफ का मतलब लोन माफ नहीं। बैंक तंग होकर के जब देख लेती है कि ये कस्टमर हमें पैसे नहीं दे रहा है तो वो उसको राइट ऑफ में करती है, लेकिन तब करती है जब उसके रिकवरी करने पे उसका रकम ज्यादा और आपके द्वारा दिए गए सिक्योरिटी कोलेक्ट्रल का कीमत कम हो। ऐसी स्थिति में करता है। ऐसी स्थिति में नहीं करता है बैंक राइट ऑफ कि आपने 5 लाख रुपए लोन लिया है और आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्गेज है,
तो वो कभी आपके साथ में न सेटलमेंट पे आएगा न राइट ऑफ पे आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी प्रॉपर्टी के इक्वल बैंक का पैसा नहीं हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2-3 कंडीशन भी बता देता हूं, जो कंडीशनें होती हैं जिसके लिए बैंक बॉन्ड है, लेकिन आम आदमी को पता ना होने के कारण बैंक उसका भरपूर फायदा उठा लेता। अब उसमें कंडीशन क्या है? बैंक आपके ऊपर कंपाउंड ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? बैंक आपसे जबरदस्ती ये नहीं लिखवा सकता कि आप 6 महीने में पैसे दोगे, 6 साल में पैसे दोगे, 6 दिन में पैसे दोगे, कितने पैसे दोगे, ये नहीं करवा सकता। तीसरी, बैंक आपसे कोई जोर जबरदस्ती, अवैधानिक, असंवैधानिक, इनलीगल, इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं करके वसूली कर सकता। चौथी, बैंक आपसे किसी तरह का पैनल इंटरेस्ट या सर्विस चार्जेस या आजकल विजिट चार्ज, ये चार्ज लगाते हैं, इस तरह का कोई चार्ज इंक्लूड नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया गाइडलाइन है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी बैंक ने ले लिया और किसी तीसरे व्यक्ति को बेच भी दिया और आपके पास पैसे आ गए, तो आप पैसे भर के बैंक से अपनी प्रॉपर्टी का दावा कर सकते हैं। ये अभी लेटेस्ट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट जो होता है हमारे देश में एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है, और इंप्लीमेंट जो होता है वो हमारे आप जैसे लोग ही करते हैं, और अज्ञानता के कारण हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और वो जजमेंट भी आप लोग कहेंगे तो मैं डाल दूंगा, इस पेज पे भी डाल दूंगा, ग्रुप में मैंने डाला हुआ ऑलरेडी। अब हम बताते हैं कि हम क्या मिशन लेके चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया जो आप लोगों को पता है। हमारा जो मुद्दा है, हम जिस कानून से लड़ रहे हैं, जिसके तहत मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपका लोन शून्य करवाता हूं। शून्य करवाता हूं मतलब शून्य की लड़ाई लड़ता हूं। हमारे हाथ में नहीं है वो कि मैंने शून्य कर दिया, वो कोर्ट से ही होगा। लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन यकीन मानिए कि जब भी उसका फैसला आएगा, 5 साल में आए, 10 साल में आए, 20 साल में आए, आपके हक में आएगा और आपका लोन शून्य होगा। यह सरकार की मजबूरी बनेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं किस तरीके से आपकी लड़ाई आपसे ही लड़वाता हूं। हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस, हम लोन को साइड में रखते हैं। आपने 5 लाख लोन लिया, 5 करोड़ लिया, 500 करोड़ लिया, 5 अरब लिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने लोन लिया, बस इतने से हमें मतलब है। और जानकारी के लिए आपको बता दो कि हम कोई परसेंटेज नहीं लेते कि आपसे हमें 10% दे दो, 20% दे दो, 25% दे दो, 15% दे दो। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप साथ में जुड़े, अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। अगर आप वकील प्रोवाइड करने के लिए हमें कहते हैं, हर वकील हमारे केस को लेता नहीं। मैं तकरीबन 5 से 7 हाई कोर्टों में विजिट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों से मैं मिल लिया। अब जाकर के मैंने कुछ वकीलों का पैनल बना करके उनको अपने हिसाब से, अपने जो हमारे जानकारी में आया जो कानून है, और कानून के तहत अनार्गल नहीं, उनको उस कानून को इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास लठ है तो उस लठ को हमें किस तरीके से यूज करना है वो बताने की देरी थी। और मैंने उस लठ को, उस हथियार को चलाने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया, मॉडर्न टाइप में। तो अब जा करके कुछ वकील हमारे जरिए, जिनको हमने उनको समझाया, या यूं कहें उन वकीलों को जो मेरे पढ़ने समझने में जो सारा सिस्टम आया, उसको उनको समझाने में मैं कामयाब रहा। और वो वकील
अब वो केस करने लगे और अब मुझे बड़ी राहत भी मिल रही है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन मैंने सैकड़ों की तादाद में वो केस लगवा दिया। अब आपको बताते हैं कि मैं किस ग्राउंड पे लड़ता हूं। मुझे आपके लोन के रुपए कितना आपने लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ दो चीज से मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने रुपए की। जाहिर सी बात है कि आपने जो लोन लिया है उससे 1.5 गुना कीमत की आपकी प्रॉपर्टी। तो पहली वरीयता मेरी ये होती है कि मैं आपकी पहले प्रॉपर्टी बचाऊं। दूसरी वरीयता हमारी होती है कि मैं आपको इतना सेव कर दूं कि बैंक आपको टॉर्चर ना करे कि आप सुसाइड जैसे अटेम्प्ट कर। और इसके लिए हमने जो लड़ाई छेड़ी, उस लड़ाई का मैंने नाम दिया है शून्य लोन। लोन को शून्य करना। अब हम इस प्रक्रिया को किस तरीके से लेके चलते हैं ये भी आप समझिए। हम बैंक के और कस्टमर के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के तहत बैंक हमें कर्ज देता है। हम उस एग्रीमेंट को ही चैलेंज करते हैं। जब आप उस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको निकल के आएंगी जिसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज कराते हैं। मुख्य बात आपको बता दें कि बैंक मैनेजर किसी भी बैंक का, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एनबीएफसी, उसके पास आपसे एग्रीमेंट करने का कोई राइट ही नहीं है। और एग्रीमेंट जो होता है वो दो पक्षों के बीच में एक समझौते के तहत होता है और दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों के हस्ताक्षर मैंडेटरी हैं, तब जाकर के वो एग्रीमेंट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आप मामला थाने में चला गया, वहां राजीनामे की बात आ गई, आप कहीं घर से बाहर चले गए, तो न आपके पिताजी के सिग्नेचर वहां पे चलेंगे, न वाइफ के चलेंगे, न आपके ब्रदर के सिग्नेचर चलेंगे। वहां तब तक राजीनामा वैध नहीं होगा जब तक आप और आप जिससे लड़ाई की हो उसके सिग्नेचर ना हो जाए। सेम यही कंडीशन होती है बैंक। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जितने भी बैंक हैं 39084, ये बैंक और एनबीएफसी की काउंटिंग संख्या है। इन सब का जो सिग्नेचर अथॉरिटी होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और देश का प्रधानमंत्री किसी को मनोनीत नहीं करता है कि आप ये साइन करके एग्रीमेंट कर लो। मेरे पास वो कागज है, मैं हवा नहीं बोल रहा। और जब एग्रीमेंट बैंक करता है तो वो क्या करता है कि वो अपना कोड लगा करके आपसे एग्रीमेंट करता है। और जो कोड लगाता है उसका मीनिंग ये होता है कौन बंदा है, क्या है, कैसे है। मान लीजिए आपका नाम रामलाल, श्यामलाल, गगन राम कुछ भी है और आपको कोर्ट से बुलाएं तो आप क्या संभव है कि भाई एक नंबर आ जाओ, 2 नंबर आ जाओ, 3 नंबर आ जाओ, 5 नंबर आ जाओ, 57 नंबर आ जाओ। भाई कोर्ट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एक अंका रख दें, 10 अंका रख दें, 4 अंका रख दें, तो क्या ये सही है? ठीक ऐसे ही दूसरा उसमें त्रुटि ये होता है, जो एग्रीमेंट होता है बैंक उसमें लिखता है हम फला आदमी को इतना रुपए का लोन, इनके लोन जो आप लोन का एग्रीमेंट करोगे तो उसमें एक चीज ये लिखा होता है कि मान लो मैं लेने गया तो उसमें लिखा रहेगा कि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत का रहने वाला हूं, भारत के संविधान को मैं मानता हूं, ये सारी चीजें तो उसमें लिखी रहती है। उसमें लिखा रहता है कि हम इनको इतना रुपए ऋण में भारतीय मुद्रा में दे रहे हैं, ये चीज लिखी। और जो आप
उसमें कंडीशन होती है कि इनकी सिक्योरिटाइजेशन में ये चीजें हैं, ये जो उसमें टिक लगा देते हैं कि मैंने सोना रखा है इनका, या इनका प्रॉपर्टी रखा है, या इनकी जमीन रखी, एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल है, या घर है, शहरी है, अर्ध शहरी है, या ग्रामीण है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है, वो उसमें वो फिलअप कर देते हैं। अब इशू बनता है हमारा विनिमय, तीसरा इशू, तीसरा पॉइंट। हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हम विनिमय की स्थिति में जाते हैं। विनिमय का मतलब होता है प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी लेना, इक्वल। विनिमय और एक्सचेंज दोनों में बहुत फर्क है। आज अधिकतर लोग एक्सचेंज को ही विनिमय समझे बैठे हैं। विनिमय क्या होता है, मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं तो आप मुझे 5,000 रुपए के बदले में आप मुझे गोल्ड दे दीजिए या चांदी दे दीजिए। यानी 5,000 आप मेरे से ले रहे हो, आपको उसकी आवश्यकता है और मुझे उस आपके सोने या चांदी की आवश्यकता है, वो मैं आपसे दे करके उसका विनिमय ले रहा हूं, वो होता है विनिमय, इक्वल। और एक्सचेंज क्या होता है कि मैंने आपसे, मान लीजिए मैं आपसे अपने घर के लिए 10 किलो गेहूं ले लिया और मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने उस गेहूं के बदले में 5 किलो सरसों आपको दे दिया, अदला बदला। और आज हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, विनिमय नहीं करते। एक्सचेंज कैसे करते हैं, आप 100 रुपए लेके चले गए दुकान पे, आपको चीनी पत्ती ये वगैरह जो भी चाहिए था, आपने उसको पैसे दिए और वो लेके आ गए, जबकि आपको विनिमय करने के लिए उस नोट पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो आप उसको पहले विनिमय कीजिए। भाई उसमें ये लिखा है ना कि हम धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देते हैं, तो पहले उसको उस वचन को कैश तो करवाइए, आप एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं। और यही चीज हम भूल गए। हमने उस वचन पत्र को जो ब्रिटेन सरकार ने बना करके हमें दे दिया, पहले यह वचन पत्र नहीं था। 4 अप्रैल 1968 तक यह जो कागजी नोट है, पेपर करेंसी, वचन पत्र, यह एक तरीके से बॉन्ड था। तो उसके ऊपर लिखा होता था कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर रुपीज सम, आगे अमाउंट ऑन डिमांड, और उसके नीचे लिखा होता है टू यूज ऑफ एनी ऑफिस। ये चीज उस पर लिखा होता है। लेकिन 4 अप्रैल 1968 को लक्ष्मीकांत झा गवर्नर साहब ने इसको तब्दील करके वचन पत्र बना दिया, क्योंकि उन्होंने देखा 1935 से लेके 68 तक कि विनिमय तो हो नहीं रहा है, तो क्यों नहीं इसी को हम रसीद को इसको इतना करो, क्या पता कोई कभी पैदा हो जाए ये चीज मांगने वाला, क्लेम करने वाला, तो इन्होंने ये चीज कर दिया। अब जैसे आपने हमसे भी सुना होगा और लोगों से भी सुना होगा कि 1 रुपए का मानक स्टैंडर्ड 777 मिलीग्राम सोना होता है। बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। कोयनीज एक्ट 1906 के अनुसार ये चीज है। और कोयनीज एक्ट 1906 और कोयनीज एक्ट 1872, ये सारी चीजें जो है बेस है, सॉरी पेपर करेंसी एक्ट, ये बेस है आरबीआई एक्ट 1934 का। और आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 39 की अब्लिक 2 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यह चीज लिखा हुआ है कि आपके द्वारा मांगे जाने पर वो आपको भुगतान करने की बाध्यता है। लेकिन इसको भी समय समय पे डिवैल्यूएट किया जाता रहा। लास्ट डिवैल्यूएशन का जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है वो 1990-91 का सेक्शन 8 में है, जिसमें 1 रुपए बराबर 0.118489 mg गोल्ड किया हुआ है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 583 मिलीग्राम बनता है। उसके बाद अब तक ये चेंज नहीं हुआ है। 2011 में कोयनीज एक्ट बना है, उसमें रुपए का मानक स्टैंडर्ड वैल्यू की जगह को रिक्त रखा गया है। अब जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यहीं से हमारी लड़ाई तैयार हो। पहले हम एग्रीमेंट को चैलेंज करते हैं,
दूसरा, विनिमय हमारा सही नहीं हुआ। तीसरा, हम क्लेम करते हैं कोयनेज एक्ट 2011 अध्याय 5 का सेक्शन 2, उसमें पैसे को शून्य बता दिया। आपके हमारे जेब में जो रुपए हैं वो शून्य है, उसकी कोई मानक ही नहीं है। ये मैं थोड़ी कह रहा, ये उसमें लिखा हुआ। अब हमारी लड़ाई जो है कि भाई अगर हमें ये चीज बैंक ने हमें मान लिया 100 रुपए दिया, तो दिया तो ये आरबीआई एक्ट से तो ये बाहर जा नहीं सकता, कोयनेज एक्ट से बाहर जा नहीं सकता, संविधान के दायरे से बैंक बाहर जा नहीं सकता, तो उसी संविधान में तो हम भी आते हैं। और जब उसी संविधान में हम आते हैं तो ये चीज जो है, या तो हमारा ये 583 MG गोल्ड जो लास्ट है उसको मान लो 1908 का, सॉरी 1991 का सेक्शन 8, या 1906 के माने कोयनेज एक्ट 1906 का जिसमें 777 MG गोल्ड है, और या 2011 की मानो। अब 2011 की न मानना उनकी मजबूरी बनेगी, मान ही नहीं सकते। क्यों? अगर 2011 को मान लेते हैं तो हमारा लोन शून्य है, हमें कुछ दिया ही नहीं। जब दिया नहीं मुझे बैंक लोगे क्या? जब आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं, शून्य दिया, तो आप लोगे क्या? अगर 1991 का 8 मान लेते हैं तो हमारे पैसे ज्यादा होते हैं, हम तो लॉस में गए ना। अगर उसको न मान करके ये 1906 का मान लेते हैं तब तो हमारी लॉटरी लग गई। तो हम कड़ी से कड़ी, मनके से मनके जोड़ते 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 इस चीज को कर रहे हैं। और जितने भी कर्ज पीड़ित भाई हैं, हम उनसे किसी से 1 रुपए नहीं लेते, हम उनको रास्ता बताते। आप चलिए, आपके पास वकील है तो आप उससे संपर्क कर लीजिए, मैं जैसे बता रहा हूं। अगर वो केस कर देता है आपका तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करता है तो हमारे वकील से आप करवाओगे, भैया उसकी फीस आपको देनी है, मैं नहीं दूंगा, क्लियर सी बात है। और इसी के फायदे के तहत लोगों ने जो ठगी की लोगों से, हमें पता ही नहीं, और लोगों ने अच्छी खासी दिहाड़ी बना दी। तो मेरा लाइव आने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आपको इस चीज से इंगित कराना कि भाई अगर कोई संगठन, बहुत है देश में कोई संगठन लोन माफी के नाम पे, कर्ज मुक्ति के नाम पे आपको लूट रहा है तो उससे आप बचें, क्योंकि कर्ज माफी इतनी आसानी नहीं है। और मेरी वाले रास्ते से, अगर मेरे वाले रास्ते से आपको लड़ना है, हाँ ये श्योर है, आपकी लाइफ बचा लूंगा, प्रॉपर्टी बचा लूंगा, आपका आपके ऊपर बैंक प्रेशराइज नहीं करेगा। लेकिन भारत की कानून व्यवस्था की लचर रवैये को देखते हुए मैं आपको प्रॉमिस ये नहीं कर सकता कि आपका 5 साल में समाधान होगा या 50 साल में समाधान या 5 महीने। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन भी फैसला आएगा उस दिन आपके हक में ही आएगा। इतना तक मैंने कागज इकट्ठे कर रखे हैं। और कोर्ट कभी भी कानून से अलग नहीं जाती, उनको एविडेंस चाहिए होता है, और एविडेंस हमारे पास भरपूर है। इतने एविडेंस हमारे पास हैं कि कोर्ट को मैं एक एक एविडेंस अगर एक एक दिन दिखाना शुरू करूंगा, या एक एक तारीख पे दिखाना शुरू करूंगा, एक तारीख पे एक एविडेंस दिखाना शुरू करूंगा, तो कम से कम 7 साल दिखा सकता हूं। इतने एविडेंस हमने इकट्ठे किए। लेकिन अब इसमें एक चीज और आपको बताता हूं, मैं स्पष्ट बोल देता हूं कि भाई अगर आप इस लड़ाई को लड़ रहे हो तो अपने आप को मजबूत बना के लड़ना है। ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया वचन पत्र, इसी को अगर सब कुछ आप मान के बैठे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें जनबल की जरूरत है। आपको जान के हैरानी होगी कि 72 कंट्रीज में आरबीआई अपना सिक्का दबदबा बना चुकी है। आज आपको गूगल वगैरह कहीं सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आरबीआई जो है भारत की सरकारी संस्था है, ये है वो है, सब है। 1935 से 1 अप्रैल 1935 से अब तक हमारे देश में कार्यरत है, और आजादी के पहले के भी सिक्के आज तक चल रहे हैं। और बहुत बुद्धिजीवी कर देते हैं नहीं जी ये तो ना इंटरनल वो था, ये था, पहले आजादी पहले था, तब उनका था, जाते जाते छोड़ गए तो हम चला रहे हैं। ये सब बकवास बातें हैं, इनकी कोई एविडेंस वाली वो नहीं है।
लेकिन क्या होता है कि जब आप इस लड़ाई को लड़ना शुरू करोगे तो 100% बैंक आपको किसी न किसी तरीके से इस हद पे ला देगा, कहेगा आप सेटलमेंट कर लो यार, जो देना है वो दे करके सेटलमेंट करो, इस कांस को नवेड़ो। तो नॉर्मली क्या होता है कि 90% लोग सेटलमेंट पे राजी हो जाते हैं। क्यों राजी हो जाते हैं? हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है ये जल्दी से फक हो जाए ताकि मैं इसका और यूज कर लूं, बेच के कहीं और चला जाऊं, या और प्रॉपर्टी इसको महंगे बेच के कोई सस्ती प्रॉपर्टी ले लो। ये मानसिकता होती है आदमी की। तो उसके तहत क्या होता है, आदमी सेटलमेंट कर लेता है। और मैं भी खुश रहता हूं, मैं भी इसलिए खुश रहता हूं, मैं सोचता हूं कि यार चलो एक आदमी तो कुछ हद तक उसका तो मैंने बेनिफिट किया। तो हम आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि या तो हम जनबल में इकट्ठे होकर के किसान आंदोलन के जैसे रोड पे बैठे, तब सरकार सुन करके इसको लोन आपकी माफ कर सकती है, या कानूनी रूप से लड़े, समय निकाले, तब आप सेटलमेंट कर लो, और या फिर इस रास्ते पे चलो लोन शून्य करने। हमने जो चीजें आपको बताया, तथ्यवर एक एक चीज आपको बता दिया। ना मैं बनी बनावट बात करूं, ना मुझे बनी बनावट बातों से कोई लेना देना है। हमने जो आपको चीजें बताई, जितना हमारे पास जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। भविष्य में हम इसमें पास होंगे फेल होंगे ये भविष्य बताएगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम इस जंग को जीतेंगे और लड़ाई को अंतिम सिरे तक पहुंचा के ही इस पे विराम लेंगे। तो समय बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि इस कर्ज मुक्ति के जाल से निकलने के लिए आप किसी को पैसे वगैरह दे करके अपने धन की बर्बादी ना करें। माना कि आप अगर कानूनी विधिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कानूनी रूप से लड़ना चाहते हैं, तो वकीलों की जो फीस वगैरह होती है, कुछ वकील परसेंटेज पे होते हैं, कुछ वकील डायरेक्ट लमसम पे होते हैं, वो आप स्वयं बात कर लीजिए। ऐसी कोई स्थिति न आए कि आप इस तरीके से लूटपाट के जाल में फंसे। और अगर आपको कोई शक संशय हो तो आपको नंबर बताया, दोबारा बता देता हूं, 94,684,77,951 पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें। जो भी है आपका, किसी को पैसे देने से पहले आप इस नंबर पे संपर्क व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी फला आदमी हमारे पास इस तरीके से बात कर रहा था, हम आपको लीगल पैनल का ही नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। जो उनकी फीस होगी आप उनको देकर के आप अपना केस फाइट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग मेरी होती है और जिन बंदों का मैं नंबर दूंगा, और ऐसा नहीं कि आप लुटते पिटते रहो। तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इन सारी चीजों को आपको बताने के लिए लाइव आया। और इसके अतिरिक्त मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बहुत अजीज मित्र अमेरिका से देख रहे हैं, डॉक्टर जगतदीप जी, भाई साहब को राम राम है। अभी इस समय तो हमारे यहाँ तो भाई 1:45 बज रहे हैं, अमेरिका में पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई साहब देख रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। और चलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही भाई से संपर्क तो हुआ। ये हमारा आपस का प्रेम ही है कि जो भाई अमेरिका से भी हमें देख रहे हैं। पत्रकार बलकार राम गढ़िया भी देख रहे हैं, भाई साहब को भी राम राम है। और हमारे गुरु जी डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी भी साथ जुड़े हुए हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप इनसे भी जब चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे ये इतने बुजुर्ग अवस्था में भी ये नौजवान को फेल कर रहे हैं। तो इनका नंबर भी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता।